और यहीं पर आता है डिट्टो, जो कि बैक्ड बाय ज़ीरोधा है, जहाँ पर इनका गोल है ऑनेस्ट स्पैम फ्री एडवाइस देना। डिट्टो आपकी नीड को एनालिसिस करता है ताकि आप सही पॉलिसी ले पाएँ, और उससे भी इम्पोर्टेंट, डिट्टो पेपर वर्क से लेकर क्लेम मैनेजमेंट सब सँभालता है, ताकि आपकी पॉलिसी के अंदर जो भी बेनिफिट लिखे हैं वो सारे आपको मिले, और ये सब आपके लिए 100% फ्री है। डिट्टो आपको 24/7 क्लेम सपोर्ट देता है ताकि इमरजेंसी में आप अकेले ना हो। अपनी प्लानिंग मजबूत करने के लिए आज ही डिट्टो के साथ एक कंसल्टेशन बुक कीजिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए और चेकआउट कीजिए। अब चलते हैं वापस से हमारे टॉपिक पर, आज के सबसे बड़े सवाल पर, क्रूड क्यों उछला। तो देखिए, अभी जो सिचुएशन है इसमें सबसे बड़ा डर सिर्फ युद्ध का नहीं है, सबसे बड़ा डर है ऑयल सप्लाई डिसरप्शन का। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मार्केट ये मानकर चल रहा है कि दुनिया की ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा नॉर्मल तरीके से मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा है, और यही है की पॉइंट। वेस्ट इंडिया में जो प्रोडक्शन और शिपिंग नेटवर्क है उसमें डिस्टरबेंस आया है, और मार्केट की चिंता यह है कि लगभग 20% ऑयल प्रोडक्शन या ऑयल फ्लो टेम्पररी इम्पैक्ट हो गया है। अब मार्केट में दो चीजें होती है, पहली है एक्चुअल शॉर्टेज, दूसरा है फियर प्रीमियम। फियर प्रीमियम का मतलब है रियल शॉर्टेज पूरी तरीके से आई नहीं, लेकिन ट्रेडर, हेज फंड, रिफाइनरी वाले, इंपोर्टर सब पैनिक में फ्यूचर शॉर्टेज को प्राइस से जोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी अगर मार्केट को लग जाए कि आने वाले दिन में सप्लाई कम हो सकती है, तो वो आज ही प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, और यही इस वक्त हुआ है। ऊपर से जब कॉन्फ्लिक्ट की हेडलाइन आती है कि भैया ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है, डिसनेशन प्लांट पर अटैक हुआ है, शिपिंग रूट पर रिस्क है, मतलब कई सारे डर, तो मार्केट वर्स्ट केस सिनेरियो देखने लगता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? जो सप्लाई अभी अटकी है वो जल्दी वापस नहीं आएगी, और यहीं से तेल के दाम में विस्फोट हो जाता है। अब सवाल आएगा कि तेल बढ़ता है तो इकोनॉमी क्यों हिलती है, राइट? क्योंकि लोग सोचते हैं ना, क्रूड बढ़ गया तो बस पेट्रोल डीजल महंगा होगा। नहीं, तेल इकोनॉमी का सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, तेल इकोनॉमी का इनपुट है। पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, एलपीजी, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, इंडस्ट्रियल फ्यूल, केमिकल फीड स्टॉक, सब किसी न किसी रूप में क्रूड से जुड़ा हुआ है। तो क्रूड ऊपर जाता है तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, फिर लॉजिस्टिक महंगा होता है, फिर रॉ मटेरियल महंगा होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है, फिर कंपनी की मार्जिन घटती है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है, फिर कंज्यूमर की पॉकेट पर असर पड़ता है, और उसको लगता है कि मेरे पॉकेट में 100 रुपए हैं लेकिन मैं कुछ खरीद ही नहीं पा रहा, और फिर डिमांड गिर जाती है। और यही रीजन है कि ऑयल स्टॉक के बाद अक्सर इकोनॉमिस्ट डिमांड डिस्ट्रक्शन वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि लोगों की इनकम उतनी बढ़ती, फिर भी कॉस्ट बढ़ जाती है। लोग कंजप्शन शुरू कर देते हैं, कम ट्रैवल, कम खर्च करना, कम इंडस्ट्रियल डिमांड, कम बिजनेस में कॉन्फिडेंस, और इससे इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन में चली जाती है। यानी तेल की आग सिर्फ एनर्जी मार्केट तक नहीं रही, पूरी की पूरी इकोनॉमी में फैल गई। और अब सवाल है कि भारत पर क्यों पैनिक है? तो भारत ऑयल प्रोड्यूस करने वाली इकोनॉमी नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड महंगा होगा तो भारत पर असर आएगा। सबसे पहले करेंट अकाउंट डेफिसिट होगा, जब इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो देश को ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा। दूसरा है रुपीज प्रेशर, ज्यादा डॉलर डिमांड का मतलब है रुपीज कमजोर होगी। फिर आएगा इन्फ्लेशन, बढ़ता है महंगाई, फिर अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो बॉन्ड मार्केट रिएक्ट करता है, बॉन्ड मार्केट रिएक्ट करता है तो स्टॉक मार्केट फ्यूचर स्लोडाउन को डिस्काउंट करने लगता है। तो देखो कैसे चेन रिएक्शन हो रहा है, और यही वजह से मार्केट गिरता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि बॉन्ड मार्केट रियल सिग्नल देता है। इसका मतलब यही है कि डिट मार्केट अक्सर इकोनॉमी के टेंशन को जल्दी पकड़ लेता है। अगर यील्ड ऊपर जा रही है, लिक्विडिटी टाइट हो रही है, तो मतलब भैया मार्केट फ्यूचर रिस्क को सीरियस ले रहा है। आई बात समझ में? फिर भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इंडियन मार्केट बाकी एशियाई मार्केट से कम क्यों गिरा? क्योंकि जापान 7% गिरा, कोरिया 8% गिरा, ताइवान 6% गिरा, और हम 3%। तो इसका जवाब बहुत प्रैक्टिकल है। भारत मार्केट पहले से ही अंडर परफॉर्म कर रहा था, मतलब मार्केट पहले से बहुत ज्यादा ओवरहीटेड नहीं था। अगर कोई पहले बहुत ज्यादा भाग चुका हो और फिर क्राइसिस आए तो वहां गिरावट ज्यादा आती है, लेकिन अगर मार्केट कोई पहले से कमजोर हो, साइडवे हो, अंडर परफॉर्म कर रहा हो, तो वहां डाउन साइड कम दिखता है। दूसरी बात, जो बिक सकता है वही बिकता है। पैनिक में फंड सबसे पहले उन चीजों को बेचते हैं जिनमें लिक्विडिटी हो, जहां से कैश जल्दी निकाला जा सके, वहां सेलिंग आती है। और यही वजह है कि कई बार लार्ज कैप जो स्ट्रांग नेम है वो गिरते दिखते हैं, क्योंकि उनके फंडामेंटल खराब नहीं होते बल्कि उनमें लिक्विडिटी होती है। कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, लिक्विडिटी हिडन डेंजर है। मार्केट फंडामेंटल से नहीं चलता, पैसे से चलता है। जब ग्लोबल पैनिक आता है तो इन्वेस्टर, फंड, ट्रेडर सबको कैश चाहिए। मार्जिन कॉल कवर करने लगते हैं, लॉस मैनेज करने हैं, पोजीशन एडजस्ट करनी है, सेफ एसेट में जाना है। तो जो एसेट बिक सकती है उसको बेचते हैं। इसलिए कई बार आप
नोटिस करेंगे सोना भी गिर रहा है, चांदी भी गिर रही है, इक्विटी भी गिर रही है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भैया सोना चांदी क्यों गिर रहा है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में लोग प्रॉफिट नहीं, लिक्विडिटी ढूंढ रहे हैं। यानी मार्केट का बिहेवियर कभी-कभी इर्रेशनल हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक होता है कैश बनाओ, और भारत से जो बिग सेलिंग आती है ना, उसमें यही लिक्विडिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इतनी डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा। 21 साल से ट्रेड कर रहा हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ। अब आता है आरबीआई और पॉलिसी मेकर क्या कर सकते हैं। अगर ये ऑयल वाला लफड़ा लंबा चलता है तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट दोनों पर प्रेशर होता है, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन का डर, दूसरी तरफ लिक्विडिटी का डर। ऐसे में आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी डालने की कोशिश करती है, ओएमओ से, बैंकिंग लिक्विडिटी सपोर्ट से, मार्केट कामिंग एक्शन से। और ये सब जरूरी इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में अननेसेसरी पैनिक ना आए। लेकिन एक कैच है कि अगर क्रूड ऑयल ऊंचे लेवल पर लंबे समय तक टिक गया, सिर्फ लिक्विडिटी डालने से भी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होगी, क्योंकि इशू फिर फंडामेंटल बन जाएगा। ग्रोथ स्लो होगा, इन्फ्लेशन हाई होगा, यील्ड हाई होगा, कंज्यूमर वीक होगा, मार्जिन वीक होगा। यानी शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी सपोर्ट कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन तभी आएगा जब ऑयल मार्केट स्टेबलाइज्ड होगा। अब सवाल आता है कि तेल कंपनियां क्यों भाग रही है, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, राइट? कि क्रूड इतना बढ़ गया तो ऑयल कंपनी के स्टॉक ऊपर क्यों जा रहे हैं? तो ध्यान से समझिएगा, मार्केट कई बार इमीडिएट न्यूज़ पर रिएक्ट करता है। कुछ इन्वेस्टर सोचते हैं अगर रिटेल प्राइस बढ़ेंगे तो मार्केट कंपनियों पर असर लिमिटेड होगा। कुछ लोग पॉलिसी सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, कुछ लोग इन्वेंट्री गेन का एंगल देखते हैं, कुछ लोग सेक्टर रोटेशन करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर क्रूड बहुत तेजी से ऊपर गया है और सरकार पेट्रोल डीजल के प्राइस तुरंत पास ऑन नहीं करती, तो ओएमसी रिफाइनरी के मार्जिन दम सकते हैं। इसका सरकार के पास ऑप्शन क्या है? एक्साइज ड्यूटी कम करे, या कुछ बर्डन खुद ले, रिफाइनर का मार्जिन रिड्यूस हो, पंप प्राइस बढ़ाए। मतलब कहीं ना कहीं तो कॉस्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसलिए इस सेक्टर को सिर्फ हेडलाइन देखकर नहीं, पॉलिसी एंगल से देखना पड़ेगा, और इसीलिए इस सेक्टर को सबसे सेंसिटिव सेक्टर भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, तो देखिए अगर इंटरनेशनल क्रूड प्राइस ऊपर है तो बढ़े, और बढ़नी चाहिए। लेकिन रियल वर्ल्ड में प्राइसिंग सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं, पॉलिसी से तय होती है। अगर इलेक्शन पास हो, इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंसर्न हो, अगर पब्लिक सेंटीमेंट सेंसिटिव हो, तो सरकार कुछ समय के लिए होल्ड करती है, लेकिन हमेशा होल्ड नहीं कर सकती। अगर क्रूड स्पाइक सस्टेन रहा तो करना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अब किस तरीके से क्या करती है, ये तरीका मैंने बताया। लेकिन एक बात साफ है कि क्रूड बहुत समय तक ऊंचा रहा तो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस को कंप्लीटली इस भाव पे रखना आसान नहीं होगा। अब एक और सवाल आता है कि सप्लाई इतनी जल्दी नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती? बहुत लोग सोचते हैं ऑयल नल की तरह होते हैं, आज बंद किया कल चालू कर दिया। रियलिटी सिंपल नहीं है। ऑयल प्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें एक्सट्रैक्शन, प्रेशर मैनेजमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, कॉन्ट्रैक्ट, रिफाइनिंग, इन सब की चेन होती है। अगर कहीं प्रोडक्शन रुकी, कहीं शिपिंग रूट ब्लॉक हुआ, कहीं स्टोरेज भर गया, तो सप्लाई तुरंत नॉर्मल नहीं होती। ये सिर्फ बटन ऑन ऑफ का खेल है। इसलिए मार्केट पैनिक करता है, क्योंकि उसे पता है डिसरप्शन अगर डीप हो गया तो रिकवरी में टाइम लगेगा, और एनर्जी मार्केट में टाइम इज मनी। अब यहाँ पर एक और डर आता है जो पूछा जा रहा है, न्यूक्लियर रिस्क का। क्या सिचुएशन न्यूक्लियर लेवल तक जा सकती है? और इस सवाल पर मार्केट बहुत ही ज्यादा डरता है, लेकिन हर फियर रियलिटी नहीं बनती। न्यूक्लियर वाला डिस्कशन हेडलाइन में सेंसेशन लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट, कैपेबिलिटी, इनरिचमेंट जैसी चीजें ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और मार्केट का इमीडिएट मेन कंसर्न न्यूक्लियर नहीं होता, उसका मेन कंसर्न होता है भैया ऑयल सप्लाई बताओ, शिपिंग रूट बताओ, रीजनल एस्केलेशन बताओ, ग्लोबल रिसेशन का रिस्क बताओ। यानी इन्वेस्टर को ड्रामा नहीं चाहिए, सही बात पे मुद्दा चाहिए। अब इन्वेस्टर क्या करे? पैनिक ना करे, प्रभु हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसे मार्केट में सबसे डेंजर चीज होती है इमोशनली डिसीजन लेना। अगर मार्केट फियर के ग्रिप में है तो टेक्निकल फेल हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म मूव बहुत वायलेंट हो सकते हैं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, न्यूज फ्लो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इसलिए अभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, ओवर रिएक्शन नहीं चाहिए। मेरा प्रैक्टिकल व्यू है, अगर आपके पास क्वालिटी पोर्टफोलियो है तो पैनिक सेलिंग मत कीजिए। अगर आपके पास फ्रेश कैश है तो फुल फोर्स बाइंग मत कीजिए, एसआईपी कीजिए, मार्केट को ठहरने दीजिए, थोड़ा-थोड़ा लीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही फेज में फ्यूचर मल्टीबैगर की एंट्री बनती है। मार्केट जब पैनिक में होता है तब प्राइस फंडामेंटल से नीचे चले जाते हैं, और जैसे ही सीज़ फायर खबर, शिपिंग नॉर्मल होने की खबर, ऑयल फ्लो रीस्टार्ट होने की खबर, डिप्लोमेटिक मोहब्बत होने की खबर आती है तो मार्केट बहुत तेज उछलता है। इसलिए एसआईपी चालू रखिए, लीवरेज बंद कीजिए, क्वालिटी स्टॉक को होल्ड कीजिए या क्वालिटी स्टॉक को आइडेंटिफाई रखिए, कैश बचा कर रखिए, डाइवर्सिफाइड रखिए, डिफेंसिव रखिए, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से बचिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए, पैनिक सेलिंग मत करिए, पेशेंस के साथ मार्केट में रहिए। अब सबसे बड़ा ट्रिगर, रिकवरी होगी क्या? देखिए, रिकवरी का सिर्फ एक ही चीज है, तेल फिर से मार्केट में आने लग जाए,
शिपिंग नॉर्मल हो जाए, टैंकर फिर से चलने लगे, सप्लाई रूट खुलने लगे, ऑयल कूल हो जाए। जैसे ही ऑयल कूल होगा, इन्फ्लेशन का डर कम होगा, बॉन्ड का टेंशन कम होगा, मार्केट का पैनिक कम होगा और इक्विटी का रीबाउंड होगा। मतलब रिकवरी का ट्रिगर स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं, ऑयल मार्केट के अंदर छुपा है। तो दोस्तों पूरी कहानी का सार बहुत सिंपल है, ये क्राइसिस सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये क्रूड ऑयल, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी और मार्केट साइकोलॉजी की कहानी है। जब तेल बढ़ता है तो इकोनॉमी पर प्रेशर आता है, जब दबाव आता है तो मार्केट गिरता है, जब फियर बढ़ता है तब लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, लेकिन जब क्लैरिटी आती है तो यही मार्केट तेज रीबाउंड करता है। इसलिए घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। इस फेज में कमजोर लोग मार्केट से बाहर जाते हैं और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर फ्यूचर रिटर्न की फाउंडेशन। अगर आपको डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप इस गिरावट में होल्ड कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए जिससे कि इतनी डीप स्टडी और डीप एनालिसिस सबको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत और डिट्टो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर चेकआउट करें।